स्त्रियों का हृदय, स्त्रियों का हृदय छोटा होता है, छोटा होता है। और धड़कन, क्योंकि ये जो अगर छोटी चीज़ है तो उसमें क्या होगी, सामान्य क्रियाएं भी कम होगी। वह धड़कन, धड़कन तेज होती है, तेज होती है। हालांकि इससे आपकी सीमा से बाहर है भाई, मुझे तो याद है ना, सब संसार में सबसे ज़्यादा जो धड़कन होती है, ये तो जैसे वो आगे के जो कंपटीशन होते हैं ना, जैसे बायोलॉजी वालों के और इनके साइंस के, उनमें आती है। तो संसार में सबसे, फिर भी याद रखना चाहो रख सकते, संसार में सबसे ज़्यादा जो धड़कन होती है वो होती है छुछंदर में, छुछंदर, छुछंदर में। ये चूहे का दूसरा रूप है सामान्यतः, लंबी सी जिसमें नोक निकली रहती है वो चूहा है ना। तो छुछंदर में होती है 600 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार गति करता है, 600। और सबसे कम हृदय की, ये क्या थी, सबसे अधिक हृदय की धड़कन है, सबसे अधिक हृदय की धड़कन। और सबसे कम जो हृदय की धड़कन है, सबसे कम, सबसे कम हृदय की धड़कन होती है हाथी में, हाथी में। इसमें होती है 26 प्रति मिनट। पहले कई किताबों में हालांकि ब्लू व्हेल भी दे रखा था, क्योंकि संसार का अभी तक स्तनधारी क्या है, ब्लू व्हेल है। लेकिन कुछ में जो है ना हाथी का है ये, तो हाथी में 600, ये मतलब 26 प्रति मिनट होती है। तो ऐसे होती है और की इसमें। लेकिन आपको तो ध्यान रखना है कि स्त्रियों का जो हृदय छोटा होता है वह धड़कन क्या होती है, तेज होती है। किसके कारण, छोटा आकार होने के कारण। तो इस क्षमता में भी क्या होता है, अंतर होता है। इसके बाद है अपना टॉपिक है कम वक्षीय क्षमता व सहन शक्ति। मतलब स्त्रियों का जो ओरस कूप रहता है, क्या रहता है, ओरस कूप, ओरस कूप, इस शब्द पे गौर करना। स्त्रियों का ओरस कूप जो होता है, अर्थात वक्षीय भाग, वक्षीय भाग छोटा होता है, छोटा होता है। इसलिए सहन शक्ति, सहन शक्ति कम होती है, कम होती है। इसके बाद है, जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें टॉपिक था कम वक्षीय क्षमता व सहन शक्ति। तो वक्षीय क्षमता कम होने के कारण इसमें सामान्यतः जो सहन शक्ति, किसी भी चीज़ को जैसे लंबे समय तक उठाना, किसी जैसे लंबे समय तक दौड़ना, किसी वस्तु को लंबे समय तक पकड़े रहना, तो आदि जो क्रियाएं होती है ना, उसमें क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद है मासिक धर्म एवं गर्भधारण, नंबर 4 में चला अपन। तो देखिए इसमें मासिक धर्म और गर्भधारण की क्षमता के कारण जिस समय ये पीरियड चलता है, उस समय ये कठिन जैसे भागना, दौड़ना आदि क्रियाएं नहीं कर पाती है तेज गति से। इसमें टॉपिक था 4, मासिक धर्म एवं गर्भधारण। मासिक धर्म का मतलब होता है, इसको आतर्व चक्र भी कहते हैं, इसको रज चक्र भी कहते हैं, रज चक्र। और अंग्रेजी का नाम इसका मेन
स्ट्रूयल साइकिल, इसलिए सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, एएमसी कहते हैं ये। तो जिस समय स्त्रियों में ये पीरियड रहता है, ये पीरियड रहता है 4 से 5 दिन का ये। तो इस चक्र के दौरान या इस जो होता है ना, मतलब साइकिल चक्र के दौरान, या मान लो इस जो पीरियड के समान, तो वह क्या है, अधिक से अधिक क्रियाएं नहीं कर पाती, जैसे तो तेज दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना। और जहाँ तक अपन देखते हैं जैसे गेम प्रतियोगिता, हालांकि देखो आजकल तो कई उपचार हो गए, कई इस टाइप के सेफ्टी यानी सुरक्षा की जो होती है ना, कई चीज़ें आती है। मान लो किसी दौरान वो प्रतियोगिता में भाग ले रही है, यानी कि जैसे दौड़ में हिस्सा ले रही है, कल प्रतियोगिता होने वाली है, अब ये पीरियड आ गया, इसका मतलब प्रतियोगिता थोड़ी छोड़ देगी वो। उसके लिए क्या है, एक किट आता है मतलब मेडिकल से, तो किट जो होता है सामान्य उसको पहना जाता है, और इसमें आप कितना भी भागो दौड़ो तो कोई क्षमता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन तो पढ़ रहे हैं शारीरिक क्षमता में, अंतर में, तो इस दौरान मतलब सामान्यतः वो क्रियाएं नहीं कर पाती है। अब ये जो इसमें और आगे जानकारी जो अपन वो पढ़ेंगे ना, ग्रंथियों वाला, तो ग्रंथियों में जैसे जनन ग्रंथियाँ होती है, तो 2 प्रकार की होती है जनन ग्रंथियाँ, एक तो नर जनन ग्रंथि और एक मादा जनन ग्रंथि। अब इसमें जो है नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि होता है वृषण। इसमें अभी से याद रखना, इस वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। उसी प्रकार से मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि है, उसमें आते हैं अंडाशय। अंडाशय, स्त्रियों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडाशय। और अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन याद रखना आप पे। तो देखिए इसमें अपन जो चल रहे हैं, इसमें देखना है आपको कि आखिर में ये जो चक्र होता है ये क्यों होता है। ये सामान्यतः संरचना आपने मतलब पढ़ी होगी पहले क्लासों में। ये अंडवायी कीप रहती है, ये अंडाशय, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। इसका नाम समझ गए, ये तो होता है गर्भाशय, गर्भाशय। ये अंडवाहिनियाँ, वाहिनियाँ, ये होती है अंडवायी कीप, वाही कीप। ये अंडाशय, अंडाशय। ये जो अंडाशय होता है ये वही 1 महीने में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व होने के बाद इसमें एक पूटक बनता है ये, और वो पूटक फट जाता है। फटने से उसमें से एक अंडा बाहर निकलता है जो अंडवायी कीप में आ जाता है ये। और इस प्रकार धीरे धीरे गति करता है। अंडाणु गति नहीं करेगा, ये तो आपको पहले बताया था ना, इनकी दीवारों में पक्षमाभिकाएं पाई जाती है। पक्षमाभिकाओं को मतलब रोम टाइप संरचना, इनमें जो है ना गति होती रहती है, इसलिए ये अंडाणु धीरे धीरे इनके द्वारा गति करके आगे बढ़ता है और शुक्राणु के निषेचन के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है ये। और दूसरा एक है ना, 1 महीने में एक अंडा बनता है। 1 महीने में चाहे वो इस अंडाशय में बने या इसमें बने। इसमें देखने वाली बात है कि जो अंडाशय पूटक होता है वो कौन से दिन फटता है, तो फटता है 14वें दिन। 14वें दिन ये अंडाशय पूटक फटता है और इसमें से बाहर निकलता है। अब देखिए अपन ने कि जो मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कैसे होता है।
1 महीने में एक समय ऐसा आता है जब ये यहाँ से ना अंडाशय, इसका गर्भाशय, ये गर्भाशय का स्तर है, तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी आ जाती है, जिसके कारण ये जो है ना, ये स्तर होता है अंडाशय का, गर्भाशय का, ये फट जाता है और फटने से इसमें से ब्लड स्रावित होता है। ब्लड के साथ अनावश्यक जैसे उत्तक है ना, उत्तक होते हैं और मृत कोशिकाएं आदि बाहर निकलते हैं, तो वेजिना मार्ग से ये ब्लड बाहर निकलता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये। तो इस दौरान मतलब स्त्रियों के शरीर में क्या होते हैं, कई परिवर्तन होते हैं, और जब परिवर्तन होते हैं तो वह कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर सकती है। बाकी आगे इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल तो उसमें ग्रंथियों वाले में आएगी, जब अपन पढ़ेंगे उसका ग्रंथियों का। तो आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, ग्रंथियों में ही टॉपिक, और ग्रंथि आपके सिलेबस में शामिल है और उसमें से कई बार क्वेश्चन भी आए हैं ये। अब चलते हैं व्यायाम संबंधी लिंग विभेद। व्यायाम, ये तो था अपन 3 पढ़े। देखो पहले अपन ने पढ़ा चैप्टर का नाम, हालांकि अपन वही दिया, कंकाल में लिंग विभेद। दूसरा टॉपिक पढ़ा अपन ने शरीर क्रिया में अंतर, और तीसरा पढ़ रहे हैं अपन ये व्यायाम संबंधी लिंग विभेद। व्यायाम संबंधी लिंग विभेद। व्यायाम संबंधी लिंग विभेद। पहला है दौड़ना। इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि स्त्रियों की जो है ना कमर अधिक चौड़ी होती है, यानी पुरुषों की तुलना में कमर अधिक चौड़ी होती है, इसलिए इस कारण से वह लड़कों के समान तेज दौड़ नहीं सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा तेज दौड़ की प्रतियोगिताएं होती है, तो ये या तो उसमें स्त्रियां भाग लेती है, या फिर बॉयज की अलग से होती है, या फिर स्त्रियों की अलग होती है, तुलनात्मक रूप से नहीं की जा सकती है। उसमें सामान्यतः जो होते हैं ना पुरुष आगे निकल जाएंगे। तो दौड़ना, तो इसमें कारण क्या लिखेंगे, दौड़ने में क्या अंतर होता है, कमर अधिक चौड़ी होने के कारण यह तेज नहीं दौड़ सकती है। ये तो इसका कारण ये रहेगा। इसमें ये वाला हिस्सा क्या है ना, कमर अधिक चौड़ी होने के कारण तेज नहीं दौड़, क्योंकि बाहर होता है ना उसमें हिस्से में। दूसरा लटकना व झूलना। लटकना व झूलना, ये कल भी बताया था, सोने वाले बाग में रहता है लटकना व झूलना। ये क्रियाएं लंबे समय तक स्त्रियां नहीं कर सकती है। उसका रीजन है हिप का पहले बताया था कुल है ना, तो इसमें लिखेंगे अपन स्त्रियों पे चलेंगे ना, हिप बड़े होते हैं। हिप बड़े होते हैं। वह भुजाएं कमजोर होती है। एक साथ लिख देते हैं शब्द को, कमजोर होती है, इसलिए अधिक लंबे समय तक लटकने और झूलने संबंधित क्रियाएं नहीं कर पाती है। तीसरा चल रहा है अपन शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं, देखिए, तो स्त्री और पुरुषों की कई शारीरिक क्रियाओं में क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सामान्यतः अंग छोटे, यानी शारीरिक बनावट के अनुसार है ना,
अंग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसमें यहां लिख देते हैं अपन शारीरिक बनावट के अनुसार अंग छोटे होते हैं। इसलिए शारीरिक क्रियाएं पुरुषों की तुलना में में कमजोर होती है। तो देखिए शारीरिक बनावट के अनुसार अंग छोटे होते हैं, इसलिए शारीरिक क्रियाएं पुरुषों की तुलना में क्या होती है, इसमें कमजोर होती है। चौथा है व्यायाम। तो ये जो व्यायाम है ये भी स्त्रियों में शारीरिक क्षमता के अनुसार किए जाते हैं। हालांकि व्यायाम जो है इसमें लिंग विभेद नहीं करता है, क्योंकि उन व्यायामों को जैसे पुरुष जो कर सकते हैं वो स्त्रियां भी कर सकती है, लेकिन वह शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकती है। यहाँ पर वही लिखेंगे अपन व्यायाम लिंग विभेद में, व्यायाम का जो है ना लिंग विभेद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूँ मान लीजिए लिंग विभेद का व्यायाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम किए जाते हैं। यहाँ यूँ लिख दे शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर था, छोटा चैप्टर था। इसमें से कोई देखा भाई सिलेबस में शामिल है तो कहीं से भी आ सकता है। तो मैंने इसके जो है ना कहाँ से टॉपिक कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो इस प्रकार से नोट करवा दिया आपको ये। अब थोड़ा वही जो पेपर था ना उसका देख लेते हैं। उसमें अपन चाहे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें अलग हो रही है आप। तो देखिए अपन चल रहे थे इसमें 8वां क्वेश्चन था कम प्रतिरोध कार्य में। कम क्वेश्चन जैसे अगर देखा जाए तो 8वां क्वेश्चन 8 में था, ये अपन पढ़ रहे थे कम प्रतिरोध कार्य। कम प्रतिरोध कार्य, कम प्रतिरोध कार्य भार, कम प्रतिरोध कार्य भार में अधिकतम तीव्रता का प्रदर्शन होता है। अधिकतम तीव्रता का प्रदर्शन होता है। तो इसमें अब जो मेन उत्तर था ना वो था 30 से 50%। 30 से 50%। अब देखो मतलब पुरुषों में कम प्रतिरोध कार्य भार में अधिकतम तीव्रता का प्रदर्शन कर रहा है। यानी जैसे भार अधिकतम है तो भार का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो जो कार्य होगा ना
भाई बाहर भी उठाना पड़ रहा है, इसका प्रतिरोध भी हो रहा है, तो फिर 30 से 50% प्रदर्शन होता है ये। इसके बाद है BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। नंबर 9 में BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब अपन एनाटॉमी का सिलेबस आपने भी पढ़ा है, इसमें टीके संबंधित कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि ये पहले किंचोलॉजी में जब मैं पढ़ाता था पहले वहीं भारत माता कॉलेज में, तो किंचोलॉजी का जब अभी भी अलग पेपर है, लेकिन किंचोलॉजी में उस समय पूरे के पूरे रोग ऐड होते थे, यानी जितने भी रोग है ना तो वो उसमें जुड़े हुए थे, जिनको एक यूनिट के रूप में मैं पहले कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन अब ये वाला जो टॉपिक है किंचोलॉजी से भी हटा दिया गया और एनाटॉमी से भी हटा दिया गया, लेकिन इसका मतलब है आपके जो पीटेक एग्जाम आ रहा है तो कहीं से तो फिर ये आ रहा है, इसलिए इसमें जितने भी है ना जैसे टीके लगाए जाते हैं वो भी अपन को अध्ययन करना पड़ेगा। तो BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, तो आप समझ गए होंगे पहले से मतलब बचाओ, तो ये तपेदिक, एक ही नाम दिया था इसमें, लेकिन मैं बता देता हूँ इसको क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग यानी सामान्यतः टीबी की बीमारी, टीबी है ना, इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ये जो है टीबी, तो बी का मतलब बेसिलस है, टी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ से नाम लिया ट्यूबरक्लोसिस। ये इसमें 2-3 चीजें हल होगी आपकी। BCG ये ट्रिपल वैक्सीन की तरह काम करता है। देखो बी का मतलब बेसिलस, मेडिसिन का नाम है इसमें जो होती है बेसिलस केलमेटी गुरीन, इसका नाम याद रखना, ठीक है, गुरीन, बेसिलस केलमेटी गुरीन जो है ना इसका नाम है, जो इसके अंदर पाए जाते हैं ना एंटीबॉडीज के रूप में, तो वो है इसमें। अब ये जो टीबी है कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग। मतलब हमारे को यूँ तो है नहीं कि बस जल्दीबाजी में इस टाइप से चलना है, मैं तो आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए वह जानकारी देनी है। अपने जल्दीबाजी नहीं कि भाई जल्दी से खत्म करें इस टाइप से ना, तो चलता रहेगा, या आपको नॉलेज भी बढ़ती रहेगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए। अब यूँ नहीं कि मैं आपको केवल उत्तर ही करा रहा हूँ उस क्वेश्चन का, मैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना तो सारी सोल्व हो रही है आपकी वो, इसलिए इसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दे इस पर। तो BCG नाम याद हो जाएगा आपको, ये चीज़ें एक नई मिली इसमें, जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि आपने देखा ना जो रोग है मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, हालांकि 3, 4, 5 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन मेन तो 2 है, एक तो जीवाणु जनित और एक वायरस जनित रोग होते हैं, ज़्यादातर ये होते हैं मनुष्य में ये। तो जीवाणु जनित रोग है, इसका जो जीवाणु है उसका नाम होता है, इससे नाम बनेगा इसका बेसिलस। या इसका पूरा नाम यहाँ से लिख देते हैं ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस ग्राम कोलाई बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस ग्राम कोलाई, और शॉर्ट में इसको क्या है ट्यूबरकिल भी कहते हैं, इसको ट्यूबरकिल
बरकिल जीवाणु का नाम है इसका ये। तो इस प्रकार से देखो 2-3 चीजें इसमें सोल्व होगी ये। इसके बाद है ऊर्जा मापन की इकाई है। 10वां क्वेश्चन था है ऊर्जा मापन की इकाई है। ऊर्जा मापन की इकाई है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, उसमें से राइट था कैलोरी। कैलोरी। अब देखते हैं होता क्या है कैलोरी। ऊर्जा को कई रूप से मापा जाता है। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है ना, किलो जूल भी होता है, तो कई हैं। लेकिन जो खाद्य ऊर्जा यानी खाद्य पदार्थों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कैलोरी में नापा जाता है। जैसे ग्लूकोज है, शर्करा है, दूध है, यानी इसका जो होता है कितने किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये कैलोरी जो देखिए, जैसे आपको याद है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ये, ठीक। उसी प्रकार से 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। कैलोरी। तो प्रारंभिक जो इकाई है ना ऊर्जा मापन की प्रारंभिक इकाई क्या है? कैलोरी है ये। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो खाद्य पदार्थों की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। और 1 किलो कैलोरी में, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। एक और देख लेते हैं इसका। ये तो आपको मैंने करवाया था 11वां है, जोड़ों का अध्ययन कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन कहलाता है। संधि विज्ञान। संधि विज्ञान यानी आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी यानी जिसमें जोड़ों का, जो अपने शरीर में जोड़ रहते हैं ना उनका अध्ययन करते हैं। संधि विज्ञान। पानी में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें जो ऑप्शन था ना होता विटामिन बी। बी ये, हालांकि ये जो है ना विटामिन, इसमें तो बी था, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें ये बी कॉम्प्लेक्स रहती है। बी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारी विटामिन सम्मिलित हैं। विटामिन से जैसे मान लो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12। हालांकि बीच में ना B9 भी आ गई है, इसमें B10 भी आ गई है, लेकिन वो अभी रिसर्च में चल रही है। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B12 है ना। इस प्रकार से ये बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इनको। जल में घुलनशील का मतलब जो आसानी से जल में घुल जाती है, और जो जल में नहीं घुले वो विटामिन, वो अघुलनशील कहलाती है वो। इसका कल पढ़ेंगे बाकी।